तो हम लोग पिछले टर्म पर कार्बोनाइन की बात कर रहे थे। तो उस कार्बोनाइन में हमें आपको बताया था कि कार्बन जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो कार्बोनाइन होता है, और इसके बाद बताया था कि किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन होती है। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन। तो अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइन की बात हम कर लें, मान लो CH3 निगेटिव मिथिल कार्बोनाइन की बात करें तो द कार्बन bearing negative charge of a carbonyl is sp3 hybridized, sp3 hybridized। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है वो कार्बन जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इस तरीके से चार यानी एक कार्बन एटम है जिस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, 1 2 3 और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुई, जो कि कायदे के अनुसार तो जो है इन्हें 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल पर डायरेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें से 3 ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, हाइड्रोजन एटम्स या दूसरे एटम्स के साथ ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पर इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना देंगी, और जो फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी उस पर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर है कि जो कार्बन एटम ऑफ कार्बन इज जो है इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, दूसरे एटम्स के साथ ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगी, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगी, और जो फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगी उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जो कार्बोनाइन है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, और दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अमोनिया, दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अमोनिया। अमोनिया की तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो अमोनिया होता है, अमोनिया का नाइट्रोजन एटम भी क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें बन जाएंगी, ठीक। और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, ये हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैप कर जाएंगी। यहाँ पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन और यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बन, और जो दूसरी ऑर्बिटल होगी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी वो तुम्हारी उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यानी इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर तुम्हारा अमोनिया का बन जाएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर अमोनिया है और नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है। तो अमोनिया में भी 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जबकि कार्बोनाइन में 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब दूसरी चीज़ समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल बनता है, और तुम कह सकते हो कि उसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक, टेट्राहेड्रल शेप होता है। लेकिन होता क्या है, ये चीज़ तब होती है
जबकि यहाँ पर सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन यानी CH4 में इसका इनके बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होगा और इसकी शेप जो होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। इस तरीके से इसकी टेट्राहेड्रल शेप, क्योंकि यहाँ पर चारों जो है वो क्या प्रेजेंट हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर कभी भी अगर वहाँ पर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर वेस्पर थ्योरी लगती है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस रिपल्सन थ्योरी में क्या होता है कि 3 तरीके के रिपल्सन्स होते हैं। एक होता है रिपल्सन्स में एक होता है बिटवीन बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ रिपल्सन, यानी ये बॉन्डिंग पेयर इनके बीच में रिपल्सन लगेगा, ये बॉन्डिंग पेयर इनके बीच में रिपल्सन। और एक होता है बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन, और तीसरा होता है लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन। तो क्या होता है कि ये हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन ये होता है, दिस इज़ मोर और दिस इज़ लीस्ट रिपल्सन। तो अगर सिर्फ बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन होगा तो इसकी शेप, यानी अगर सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो इसकी शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी और ज्योमेट्री भी इसकी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। लेकिन अगर एक वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर 2 तरीके के रिपल्सन होंगे। एक रिपल्सन होगा बिटवीन बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, यानी इन पेयर के बीच में, बिटवीन बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, यानी इनके बीच में रिपल्सन होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा। और एक दूसरा रिपल्सन और होगा, वो रिपल्सन होगा बिटवीन नॉन बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग पेयर। तो इस तरीके से अगर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तरीके के रिपल्सन हो जाएंगे। एक रिपल्सन हो जाएगा बिटवीन बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, और दूसरा हो जाएगा बिटवीन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्सन क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला रिपल्सन क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, यानी बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर ये रिपल्सन ज़्यादा होगा। ये जो रिपल्सन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो करके क्या हो जाता है, ये हो जाता है करीब 107 डिग्री। तो जिसकी वजह से अब यानी ये जो बॉन्ड हो जाएगा ये 107 डिग्री के आसपास हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ना हो गई, इसको हम कहते हैं ये पिरामिडल शेप हो जाएगी। यानी तुम अगर इसको देखो तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब बॉन्डिंग और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप होगी। और जब वहाँ पर एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा तो 2 तरीके की रिपल्सन्स हो जाएंगे। रिपल्सन हो जाएगा बिटवीन बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, और दूसरा रिपल्सन हो जाएगा बिटवीन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर, जो कि ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके क्या हो जाएगा, 107 के आसपास हो जाएगा। और उसकी शेप टेट्राहेड्रल ना होकर के क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो अमोनिया का भी बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107 डिग्री होता है, और इसकी भी शेप जो होती है वो पिरामिडल होती है। इस तरीके से देखो ये पिरामिड ऐसा बन रहा। तो और वही चीज़ जो होती है वो कार्बोनाइन के साथ होती है। तो वेस्पर थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर बताया। इसी तरीके से अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइन। नेक्स्ट आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइन्स। उसी तरीके से कार्बोनाइन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोनाइन्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ
द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कार्बन एटम, और उस कार्बन एटम का नेचर क्या है। तो इस तरीके से बन जाएगा CH3 निगेटिव, यानी मेथिल कार्बोनाइन, दिस इज मेथिल कार्बोनाइन, दिस इज CH3, CH2 निगेटिव, दिस इज एथिल कार्बोनाइन, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज प्राइमरी कार्बोनाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोनाइन, क्योंकि जिस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज अटैच्ड है वो क्या है, वो प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि जिस कार्बन एटम नेगेटिव चार्ज है वो एक और कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो प्राइमरी कार्बन है या वो क्या है, प्राइमरी कार्बोनाइन है। इसी तरीके से दिस इज आइसोप्रोपिल कार्बोनाइन, या इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोनाइन, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोनाइन। दिस सेकेंडरी कार्बोनाइन यानी जिस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो कार्बन एटम क्या है, सेकेंडरी है। क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि ये दो और कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसी तरीके से तीसरा कहलाता है टर्सरी कार्बोनाइन, टर्सरी CH3 C निगेटिव, यानी जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो टर्सरी कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। ये कार्बन एटम टर्सरी है क्योंकि ये तीन और कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो इस तरीके से इनको मेथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोनाइंस पर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम। इसके बाद आ जाओ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइंस। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा यानी स्टेबल मेथिल कार्बोनाइन है, फिर प्राइमरी कार्बोनाइन है, फिर सेकेंडरी कार्बोनाइन है, और सबसे कम स्टेबल जो है वो टर्सरी कार्बोनाइन है। यानी जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स का था उसका उल्टा जो है यहाँ पर ये कार्बोनाइंस का है। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स का उल्टा जो है वो कार्बोनाइन का है। ये कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी जो डिफाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ये निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये निगेटिव चार्ज किसी कार्बन पर जितना ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा या इंटेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज जितनी कम हो जाएगी वो जो तुम्हारा कार्बोनाइन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कुछ समझना, कहने का मतलब ये है कि ये निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डिस्पर्स हो जाए या जितना कम हो जाए वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखो है क्या कि यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो इस कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और जब इस निगेटिव चार्ज को ये बढ़ा देंगे तो जितना ज़्यादा चार्ज इंटेंसीफाई हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जितना इंटेंसीफाई हो जाएगा वो कार्बोनाइन उतना ही कम स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें 3 प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज को इंटेंसीफाई कर रहे हैं, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ये उसके कंपैरेटिवली निगेटिव चार्ज को कम इंटेंसीफाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोनाइन जो होगा ये टर्सरी कार्बोनाइन के कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से प्राइमरी कार्बोनाइन में ये क्या हो रहा है, ये एक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इस निगेटिव चार्ज को इंटेंसीफाई कर रहा है, तो इस वजह से ये सेकेंडरी के कंपैरेटिवली प्राइमरी कार्बोनाइन मोर स्टेबल हो जाएगा, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो जितने यानी देखो है क्या कि कार्बोनाइन में जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज कम होगा वो कार्बोनाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, या तुम कह लो वो कार्बोनाइन जिस पर निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंटेंसीफाई होगा वो उतना कम स्टेबल होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से कार्बोकैटायन में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होता था वो कार्बोकैटायन उतना ही कम स्टेबल होता था, या तुम कह सकते हो कि कार्बोकैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज इंटेंसीफाई हो जाएगा वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो